अपवर्तन। हाँ बेटा, हमको ये चैप्टर पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो हमने माध्यम के बारे में चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। जब आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो हमें जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो अपारदर्शक होनी चाहिए, लेकिन जब आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपके पास दो माध्यम होने चाहिए और दोनों ही माध्यम कैसे होने चाहिए? पारदर्शक होने चाहिए। वहाँ पर अपारदर्शक वस्तु से काम नहीं चलेगा। जब कभी भी आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, अपवर्तन केवल और केवल कब हो सकता है? जब आपके पास कम से कम दो माध्यम हो और दोनों ही माध्यम कैसे हों? पारदर्शक हों। तो देखिए कैसे होगा। यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपन। ये हमने एक जलाशय या पानी का पात्र बना रखा है। समझने की कोशिश कीजिए। ये एक जलाशय या पानी का पात्र है जिसमें यहां से लेके यहां तक पानी भरा हुआ है। ये तो है पानी का तालाब और ये है सरफेस, सतह। क्योंकि इस सतह के यदि नीचे देखते हैं तो जल है, लेकिन सतह के ऊपर देखोगे तो ओनली वायु है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि ये जो पानी की सतह है वो दो अलग अलग माध्यम कौन कौन से? वायु और जल को अलग कर रही है। नीचे जाओगे तो जल है, ऊपर जाओगे तो वायु है। तो ये जो ऊपर वाला मामला है वो तो है वायु का, नीचे वाला है मामला वो है जल का। दो अलग अलग माध्यम हो गए। हम लोगों ने माध्यम की बात की है तो देखिएगा, वायु है पारदर्शक है, जल है पारदर्शक है, दोनों पारदर्शक हैं। और जो ये तल है जिसके द्वारा जल और वायु अलग अलग हो रहे हैं वो तल क्या कहलाएगा? पृथक्कारी तल। पृथक्कारी तल, ये पृथक्कारी तल है। तुलना करें वायु और जल में तो हमको पता लग रहा है वायु यहाँ पर विरल माध्यम का कार्य करेगी, विरल माध्यम। जल यहाँ पर सघन माध्यम का कार्य करेगा, सघन माध्यम। ठीक है भाई। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रयोग करने जा रहे हैं। एक प्रकाश का स्रोत लेते हैं। मान लीजिए वो प्रकाश का स्रोत इस जगह पर रखा हुआ है, मतलब वायु में रखा हुआ है, मतलब विरल माध्यम में रखा हुआ है। पढ़ रखा है हम लोगों ने कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है। तो प्रकाश यहाँ से चलना अगर प्रारंभ करता है विरल माध्यम में, काफ़ी तेज वेग से चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ और ये पृथक्कारी तल तक पहुँचा। अब चूंकि यहाँ से और यहाँ तक तो एक ही माध्यम था वायु, इसलिए वेग काफ़ी ज़्यादा था। पृथक्कारी तल के इस बिंदु पर ये टकराया। मान लो मैं इस बिंदु पर एक अविलंब बना देता हूँ, 90 डिग्री कोण बनाता हुआ एक डॉट रेखा खींच दी और ये अविलंब कहलाएगा। ये इस तरह से। अब सोचिएगा आप, अब तक तो प्रकाश चला था वायु में, वेग काफी तेज था। अब इस पृथक्कारी तल के आगे इसको किस में चलना है? जल में चलना है। जल है सघन माध्यम और पड़ा है सघन माध्यम में प्रकाश का वेग घट जाता है। तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा प्रकाश का वेग घट जाएगा और प्रकाश का वेग जब घटता है तो प्रकाश की किरण मूल मार्ग से भटक जाती है, कुछ अविलंब की ओर झुक जाएगी इस तरह से। तो देखिए प्रकाश यहाँ पर चलना इसको बिल्कुल सीधा चाहिए था यूं, लेकिन जैसे ही माध्यम चेंज हुआ अपने मूल मार्ग से भटक गई और मूल मार्ग से भटकने की घटना ही क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन। डेफिनेशन देखें, जब कोई प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम में चलते हुए किसी पृथक्कारी तल से टकराकर किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण मूल मार्ग से विचलित हो जाती है और मूल मार्ग से विचलित होने की इस घटना को ही क्या कहा जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। दोबारा सुने, जब कोई प्रकाश की किरण
एक पारदर्शक माध्यम में चलते हुए किसी पृथककारी तल से टकराकर किसी दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से भटक जाती है, मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को ही कहा जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। अब बेटा यहाँ पर ये तो बात हो गई। ध्यान देने की बात यह है कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है प्रकाश, तब तो क्या होगा, वेग घटेगा, और जब वेग घटता है तो अविलंब की ओर झुकती है। लेकिन अगर मैं उल्टा बोलूं, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो क्या होगा, प्रकाश का वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो हमेशा प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ पर जो प्रकाश के स्रोत से प्रकाश आया, उस प्रकाश को तो बोलेंगे हम आपतित किरण। आपतित किरण। अपवर्तन के बाद जो प्रकाश जा रहा है उसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अविलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाएगा आपतन कोण, और उसको दर्शाएंगे किससे, आई से। अपवर्तित किरण और अविलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाएगा अपवर्तन कोण, और उसे भी किससे दर्शाएंगे, स्मॉल आर से। तो इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान रखना है। वापस बता रहा हूं तुमको, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग घटेगा, और प्रकाश का वेग घटेगा तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी। उल्टा करें, प्रकाश अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो पक्का क्या होगा, प्रकाश का वेग बढ़ेगा, और प्रकाश का वेग बढ़ेगा तो प्रकाश अविलंब से दूर हटेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, तब कहीं जाकर तुम्हारा प्रकाश का अपवर्तन ठीक प्रकार से हो पाएगा। धन्यवाद। हाँ बेटा, अगली चीज आती है आपकी दर्पण सूत्र। अब आप कहेंगे दर्पण सूत्र क्या है। जब आप लोग गोलीय दर्पण पढ़ते हैं तो इन गोलीय दर्पणों से संबंधित जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, उन न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने के लिए हमें एक सूत्र काम में लेना होता है, और वो सूत्र क्या कहलाएगा, दर्पण सूत्र। वास्तव में ये सूत्र है क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये कहलाएगा दर्पण सूत्र। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है देखिए। जानते हैं v का मतलब होता है दर्पण और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी, u का मतलब है दर्पण और वस्तु के मध्य की दूरी, f का मतलब है दर्पण की फोकस दूरी। यदि आपको न्यूमेरिकल में 1, 2 और 3 चीज़ों में से कोई सी भी 2 चीज़ दे रखी है तो आप तीसरी चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि दर्पण के लिए v, u तथा f में संबंध दिखाने वाले इस सूत्र को ही क्या कहा जाएगा, दर्पण सूत्र कहा जाएगा। ठीक ऐसे ही एक शब्द और आता है, वो होता है आवर्धन। आवर्धन जिसे हम दर्शाते हैं स्मॉल m से। अब ये आवर्धन क्या है, आवर्धन का मतलब होता है बड़ा या छोटा करके दिखाना, या फिर हम कह सकते हैं कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा है। आप जिस गोलीय दर्पण का उपयोग कर रहे हैं, अवतल का या उत्तल का, तो वो वस्तु को या तो बड़ा करके दिखा रहा है या फिर छोटा करके दिखा रहा है।
तो वो कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा करके दिखा रहा है, इस बात को ही हम क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। और किसी भी गोलीय दर्पण के आवर्धन को ज्ञात करना है तो एक फॉर्मूला याद रखना होगा हमें। फॉर्मूला क्या है, देखें। सबसे पहले आवर्धन बराबर, फिर बटा लगा दिया। इसमें ऊपर क्या लिखना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में क्या लिखना है, बिंब या वस्तु की ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला बन गया, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। और इस फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बना सकते हैं आवर्धन की। कैसे बनाएंगे, किसी भी गोलीय दर्पण के आवर्धन का मान कितना होगा, उसके द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही उस गोलीय दर्पण का आवर्धन कहलाता है। दोबारा सुने, किसी भी गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही उस दर्पण का क्या कहलाएगा, आवर्धन। इसे हम प्रतीकों से दर्शाएंगे। तो आवर्धन को आप दर्शाते हैं स्मॉल m के द्वारा, बराबर लगा दिया। प्रतिबिंब की ऊंचाई को आप दर्शाते हैं h डैश के द्वारा, अपॉन बिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं h के द्वारा। तो ये एक फॉर्मूला है आवर्धन ज्ञात करने का, जिसमें आपको यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दे रखी है तो आप आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे आवर्धन पूछा गया है और आपको h डैश और h का पता नहीं है तो फिर कैसे निकालेंगे उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है m बराबर v अपॉन u, और इससे पहले लगा दीजिए माइनस। ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये कब काम आएगा, जब आपको आवर्धन ज्ञात करना है लेकिन h डैश और h का पता नहीं है। किसका पता है, v का और u का पता है। एक और फॉर्मूला, अब आप देखिए दोनों इन फॉर्मूलों के अंदर इक्वल टू के इस तरफ मतलब बाईं तरफ की राशि समान है, तो दाईं तरफ की राशि भी कैसी हो जाएगी, समान। इसका मतलब h डैश अपॉन h किसके बराबर होगा, माइनस v अपॉन u के। h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये तीसरा फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूले ये और एक फॉर्मूला ये दर्पण सूत्र का। ये चार फॉर्मूले यदि आपको याद हैं तो आप गोलीय दर्पणों से संबंधित सभी न्यूमेरिकलों को आसानी से हल कर सकते हैं, बशर्ते आपको कार्तीय चिन्ह पद्धति का ठीक प्रकार से पता हो। तो इसके साथ ही बेटा हमारे ये गोलीय दर्पणों से संबंधित सभी जो प्रमुख हमने टॉपिक्स पढ़ाए थे वो कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।